हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह जिस प्रकार से हम इसी समय मिलते हैं, और आज हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट संख्या 20 की। ठीक है, जिसके अंदर बात करेंगे हमारे जीके के महत्वपूर्ण 15 सवालों का। तो चलिएगा बिना समय गवाए सीधे बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। चलो, विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत कौन सी है। विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची इमारत है, अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करेंगे तो नाम आएगा कुतुब मीनार। लिख दो भारत की बात करें, भारत की ऊंची मीनार। अगर भारत की ऊंची मीनार की बात करें हैं तो नाम क्या आएगा, कुतुब मीनार आएगा। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। चलो, कुतुब मीनार, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है, कुतुब मीनार। चलो, तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत कौन सी है, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जो भारत में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारत में स्टेट बैंक की जो स्थापना होती है ना, वो किस वर्ष को होती है, ये चीज हमें नोट करनी है। तो भारत में स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में 1955 को होती है, 1955 को होती है। और इसी के साथ में अगर दो युद्धों की बात कर ले तो महत्वपूर्ण हमारे रहेगा, ठीक है ना, 1757 प्लासी युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और 1764 बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। चलो मेरे प्यारे साथियों, आपसे मैं बताना चाहूंगा, प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने भारत में अपनी स्थायी सत्ता बना रखी थी। लेकिन जो प्लासी के युद्ध के अंदर जो विजय होती है ना, उन्होंने कूटनीतिक विजय ली थी, कूटनीतिक विजय ली थी। लेकिन जब बक्सर के युद्ध पर क्या होती है, उनकी कूटनीतिक विजय के साथ साथ में सैनिक विजय पर राजकीय मुहर लग गई, राजकीय मुहर लगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इराक ने किस वर्ष में कुवैत पर आक्रमण किया था। इराक ने कुवैत पर जो आक्रमण किया था ना, वो ईयर बताना है हमें, वो वर्ष बताना है। तो कब किया, 1990 को क्या किया है, कुवैत पर आक्रमण किया है। किसने, इराक ने किया है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत और जो पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता, समझौता कौन सा होता है, ताशकंद। इनके मध्य की अगर सीमा देखे कौन सी है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, ठीक है ना। भारत चीन, भारत और चीन, चीन मैकमोहन, कौन सी, मैकमोहन, मैकमोहन। और पाकिस्तान व अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान व अफगानिस्तान की बात करें तो कौन सी, डुरंड रेखा, ये होगी अंतरराष्ट्रीय सीमा। चलो, और बात करें जो ताशकंद समझौता है वो कब होता है, 1966 को होता है, 1966 को ताशकंद समझौता होता है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ये चीज नोट करना है, ये चीज नोट करने की, नमक सत्याग्रह भारत के अंदर कब शुरू होता है, नमक सत्याग्रह भारत के अंदर कब शुरू होता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। जो भारत के अंदर अगर नमक सत्याग्रह की शुरुआत करे वो किस वर्ष होती है, किस वर्ष होती है, 1930 में होती है। कब होती है, 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है भारत के अंदर। चलो, अभी हमारे सामने जो महत्वपूर्ण सवाल है ना, कि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था। चलो, उसकी चर्चा करें कि समुद्र से पहुंचने वाला, अगर रास्ता भटकने के वाले की बात करें, रास्ता भटक कर, रास्ता भटक कर, रास्ता भटकर अमेरिका कौन पहुंचा, अमेरिका कौन पहुंचा, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, और अमेरिका की खोज की 1492 में, 1492 अमेरिका की खोज करता है, अमेरिका की खोज करता है, अमेरिका की खोज करता है, और उसे नई दुनिया नाम दे दिया। उसे नाम क्या दे दिया, नई दुनिया नाम दे दिया। चलो, फिर बात करें वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा भारत के अंदर आ जाता भाई, भारत में 1498 में भारत की खोज करता है, भारत की
भारत की खोज करता है, भारत की खोज करता है, ठीक है ना। फिर अगली बात करें जिसके अंदर इसका मार्ग प्रदर्शक यानी कि पथ प्रदर्शक कौन था, पथ प्रदर्शक कौन था, पथ प्रदर्शक की बात करें, गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मनिक, गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल मनिक। चलो अगली अगली बात करें इसका भारत में स्वागत, भारत में अगर किसी ने स्वागत किया तो एक हिंदू राजा है जमोरिन, हिंदू राजा कौन है, जमोरिन ने स्वागत किया। ये भारत से क्या किया था, काली मिर्च का जहाज भरकर लेकर गया था, काली मिर्च का जहाज भरकर लेकर गया था, और वहां पर 60 गुना फायदा होता है, वहां पर 60 गुना फायदा होता है। और फिर ओरिंगो दो इंडस्ट्री कंपनी आती है, ठीक है ना, पुर्तगालियों की कंपनी आती है, और पुर्तगाली कंपनी ने आकर क्या किया, भारत में अपना व्यापार स्थापित किया है, ठीक है ना। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी नीनू डी कुना, ये क्या है, तो इनके गवर्नर आते हैं। चलो, तो यूरोप से समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनाया, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनाया। अगर हम महत्वपूर्ण जितने भी बातें हैं करते हैं। चलो चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त की लिख दो मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक। महत्वपूर्ण जितनी भी चीजें उन सभी की चर्चा करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य है। अगली बात, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना अगर किसी ने की है तो किसने की है, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की है। चलो फिर बात करते हैं प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह अगर किसी ने किया है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, ठीक है। और मौर्य वंश की जो स्थापना होती है वो 322 ईसा पूर्व में होती है, 322 ईसा पूर्व में होती है। ये होगी चंद्रगुप्त की बात। चलो फिर बात करें चंद्रगुप्त की ओर, चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु कौन था, राजनीतिक गुरु कौन था, चाणक्य था। और इसका धार्मिक गुरु कौन था, धार्मिक गुरु कौन था, भद्रबाहु था, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है ना। चलो किसका शासक था, खिलजी वंश का शासक था, खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। चलो अभी और बात करें खिलजी की बात करें, मूल नाम अली गुरशास्प। चलो अब और बात करें शाहजहां की, मुगल वंश का शासक था अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी, गजब की उपाधि है। उपाधि देखोगे ना, उपाधि कौन सी है, इसकी उपाधि कौन सी है, अबुल मुजफ्फर, उपाधि है अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी, ये किसकी उपाधि है, शाहजहां की उपाधि। और शाहजहां के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट लिखना चाहो तो लिख दो, प्रथम मुगल शासक जो क्या किया था, राजगद्दी से सीधा जेल गया और अपने अंतिम 8 वर्ष के लिए अंदर क्या करता है, जेल में जाता है, अंतिम 8 वर्ष में क्या करता है, जेल की चक्की पीछता है। चलो अगली बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की। और ऐबक का अर्थ क्या होता है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, चलो अगली बात करें ऐबक की।
अगली बात करें ऐबक की। चलो, महत्वपूर्ण चीज है, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक अगर कोई है तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। स्थापना कब होती है? 1206 में। कब तक चलता है? 1290 तक। चलो, फिर अगली बात, प्रथम तुर्क शासक कोई है? प्रथम कोई तुर्क शासक है तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम तुर्क शासक लिख दो मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी का दास था। तो दिल्ली का जो कुतुब मीनार किसने बनाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। और इसका अगर कार्य पूर्ण किसने किया है? अगर कार्य पूर्ण की बात करें, किसने किया? इल्तुतमिश ने किया है। किसने किया है? इल्तुतमिश ने किया है। और इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? दासों का भी दास कहते हैं। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? स्लेव ऑफ स्लेव, दासों का दास कहते हैं। और अगली बात करें वास्तविक संस्थापक, तुर्क राज्य व गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, प्रथम वैधानिक संप्रभुता सुल्तान, प्रथम वैधानिक मान्यता प्राप्त सुल्तान शासक की बात करें या सुल्तान की बात करें, कौन है? इल्तुतमिश है। ये होगी हमारी बहुत शानदार चीज, ठीक है। चलो, अभी बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8, WTO की बात करें। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा के अंदर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विश्व स्वास्थ्य और विश्व व्यापार संगठन कहाँ पर है? दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां, उन सभी की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कितनी अनुसूचियां हैं भैया? 12 है। राजभाषा की बात करें, कितनी है? भाषा 22 है। चलो, अभी को संविधान से संबंधित अगर महत्वपूर्ण चीजें लिखना चाहे तो लो हम लिखते हैं। पहली चीज कि संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर कभी हुई है तो कब हुई है? 9 अगस्त 1947। 9 अगस्त 1947। इसका अस्थायी अध्यक्ष कोई है तो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1947। और इसका स्थायी सदस्य की बात करें, राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। चलो, क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? याद रखना कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। बात करें सामवेद की, प्राचीन भारत का संगीत ग्रंथ है। प्राचीन भारत का संगीत ग्रंथ है। संगीत ग्रंथ कौन सा है? सामवेद है। चलो, ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद की 10 मंडल है। सबसे प्राचीन वेद है। प्रथम वेद है। छोटे क्वेश्चन है। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,600 मंत्र है। 10,600 क्या है? मंत्र है। ये चीज ध्यान रखना,
हमें ध्यान रखनी है। फिर बात करें इसके उपवेद, उपवेद याद रखना ऐतरेय व कोशिटकी, ऐतरेय ऐतरेय प्लस प्लस कोशिटिकी, ऐतरेय प्लस में कोशिटिकी, ऐतरेय प्लस में कोशिटिकी। चलो अगली बात करें अथर्ववेद की, अथर्ववेद की। चलो जादू टोना, जादू टोना तंत्र मंत्र अगर किसी में है अथर्ववेद में है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें लिख दो गोपत, गोपत लिख दो। टीडी से बचने का मंत्र, टिड्डी, टिड्डी से बचने का जो मंत्र है ना, बचने का मंत्र अगर किसी में है अथर्ववेद में है, लिख दो सबसे नया वेद, सबसे सबसे नया वेद, सबसे नया वेद कौन सा है, ये है। ये होगी हमारी वेदों की छोटी सी बातें। चलो क्वेश्चन नंबर 11, भारत का द्वितीय राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। अगली बात करें, अगली बात करें संविधान सभा के प्रथम स्थायी सदस्य, संविधान सभा के प्रथम स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी सदस्य कहो या अध्यक्ष कहो, स्थायी अध्यक्ष। फिर संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति, संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम कोई व्यक्ति है तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है? सेकंड राष्ट्रपति है। चलो अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी जी की जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है? इंदिरा गांधी जी की जो समाधि स्थल है, मैं हमेशा कहता हूँ इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली लेडी है और इसका उपनाम देखो ना आयरन लेडी है। क्या है? आयरन लेडी इसका उपनाम है। जब आयरन लेडी उपनाम है तो बहुत शक्तिशाली महिला होगी, जब शक्तिशाली महिला होगी जिसका जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाता है? शक्ति घाट कहलाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू बहुत शांत व्यक्ति, तो शांति घाट क्या है? शांति घाट है। चलो किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो बेनजीर भुट्टो है। वो कहाँ की बनी थी? पाकिस्तान की बनी थी, पाकिस्तान की बनी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत भी ना है। चलो संयुक्त राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और लास्ट क्वेश्चन है 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में है? 38वीं समानांतर रेखा है ना, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। ठीक है साथियों, ये थे हमारे जीके के महत्वपूर्ण सवाल और आगे आपको हमारे सर करवाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलिएगा आपके सामने साइंस के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट एक किसका अयस्क है? बेटेलियम, क्रोमियम, आयरन तथा लेड, यानी मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट दोनों आयरन के अयस्क है, लोहे के अयस्क है। आयरन को और क्या कहते हैं? आयरन को लोहा बोलते हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह फेरिक है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों लोहे के अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, डर्मेटोलॉजी, जूलॉजी, इनमें से कोई नहीं। जूलॉजी की मैं बात करूं तो जूलॉजी है जंतु विज्ञान। जूलॉजी किसे कहते हैं? जूलॉजी जंतु विज्ञान को कहते हैं। डर्मेटोलॉजी किसे कहते हैं? डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी किसे कहते हैं? डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या संबंधी अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या संबंधित अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है? गुर्दा, दिमाग, दांत, त्वचा। एक्जिमा
दिमाग संबंधित बीमारियां जो एग्जाम में पूछी जाती है, अल्जाइमर। कौन सी? अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से है, दिमाग से है। इसके अलावा पार्किंसन रोग। कौन सा रोग? पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? तो भी मस्तिष्क से। इसके अलावा मिर्गी, मिर्गी रोग किससे संबंधित है? मिर्गी रोग भी दिमाग से संबंधित है। तो एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है? एक्जिमा बीमारी त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित है। जुगाली करने वाले पशुओं से बनने वाली गैस है। जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस बनती है? CO2, CH4, CO, N2। CO2 की मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो आग बुझाने में सहायक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो सबसे जहरीली गैस है। सबसे जहरीली गैस, सबसे जहरीली गैस पूछे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। N2 नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली खाद्य पदार्थों की पैकिंग में उपयोग नाइट्रोजन है। और जुगाली करते हुए पशुओं द्वारा निकाले जाने वाली गैस मीथेन, CH4, जिसको मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन, CH4 है। संगमरमर के रूपांतरण से बनता है। संगमरमर किसके रूपांतरण से बनता है? चूना पत्थर, मिट्टी के पत्थर, ग्रेनाइट, इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर को रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रूपांतरण चूना पत्थर, यानी चूना पत्थर, संगमरमर, चौक, खड़िया, इन सभी का जो फॉर्मूला है वो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रक्त समूह के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता है? बात करें रक्त समूह की तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर। कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता है लैंड स्टीनर। 4 रक्त समूह होते हैं। देखिएगा यहां से बड़ा कंसेप्टली आप सीखिएगा। 4 रक्त समूह, एक होता है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। रक्त समूह 4 है, A, B, AB और O। ए एंटीजन, ए रक्त समूह के अंदर ए एंटीजन पाया जाता है, बी के अंदर बी पाया जाता है, AB के अंदर AB पाया जाता है और O के अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी की मैं बात करूं, A के अंदर B पाया जाता है, B के अंदर A एंटीबॉडी पाया जाता है, AB के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जबकि O के अंदर AB एंटीबॉडी पाया जाता है। यदि क्वेश्चन आता किस में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो AB में, किस में एंटीजन नहीं पाया जाता है तो O में, किस में? O में। इसके अलावा 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता की मैं बात करूं तो O नेगेटिव, सर्वग्राही की मैं बात करूं तो AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव सर्वग्राही है और O नेगेटिव सर्वदाता है। दाब का एसआई मात्रक है हर्ट्ज, मीटर, पास्कल, किलोमीटर। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज की मैं बात करूं तो आवर्ती। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है? तो मीटर दूरी का मात्रक है। और दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। यदि पूछ लेना बल का मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। चलिएगा निम्न में से कौन सा प्राथमिक चैल नहीं है? एक होता है प्राथमिक चैल और एक होता है द्वितीयक चैल। समझिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। जब आप अंतर समझ जाओगे, कोई भी उदाहरण आपके सामने आएगा तो आप बिल्कुल निसंकोच उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो देखिएगा प्राथमिक सेल क्या होता है? जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेल यानी जिनको पुनः चार्ज नहीं कर सकते, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता।
पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, और द्वितीयक चैल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, यह है द्वितीयक चैल। तो निम्न में से कौन सा प्राथमिक चैल है? डैनियल सेल, कार्बेंट्री, वोल्टेज चैल, तीनों तो प्राथमिक चैल है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कार्बेंट्री। चैल तीनों है प्राथमिक, जबकि कार्बेंट्री, कार्बेंट्री को यानी बैटरी, जैसे फोन की बैटरी है, कार की बैटरी है, इनको पुनः चार्ज किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है, तो ये एक प्रकार का द्वितीयक चैल है। कार्बेंट्री कैसा चैल है? ये एक प्रकार का द्वितीयक चैल है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मक्खी, चूहा, मच्छर, कुत्ता। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मक्खी की मैं बात करूं तो कालाजार, कालाजार रोग मक्खी के माध्यम से फैलता है। चूहे की मैं बात करूं तो प्लेग, चूहे के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? प्लेग, जिसको काली मौत कहते हैं। प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। कुत्ते की मैं बात करूं, जिस रेबीज, कुत्ते के माध्यम से कौन सा रोग होता है? रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, रेबीज रोग होता है। डेंगू किसके कारण होता है? मच्छर के कारण, और उस मच्छर का नाम है मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर कहे तब तो होता है मलेरिया, और मादा एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो होता है डेंगू। और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। डेंगू को क्या कहते हैं? डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? तो हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहते हैं। चलिएगा, पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? अदिश, सदिश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसी मेजर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैंने सदिश और अदिश राशियों से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर रखा है। उस वीडियो को आप बाय ट्रिक के माध्यम से उस वीडियो को अपलोड कर रखा है। उस वीडियो को आप देखिएगा, कौन सी राशियां सदिश है और कौन सी अदिश है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव एक प्रकार की अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव किस प्रकार की राशि है? पृष्ठ तनाव एक प्रकार की अदिश राशि है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पृष्ठ तनाव? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कोई भी वस्तु चमकना, जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, प्रकाशीय तंतु का चमकना, हीरे का चमकना, प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना, मर्ग मरीचिका दिखाई देना, मर्ग मरीचिका का दिखाई देना, ये सारे के सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। परावर्तन किसी भी वस्तु का दिखाई देना परावर्तन पर आधारित है। और तो तारे टिमटिमाना, पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, आग की दूसरी तरफ रखी वस्तु का झिलमिलाता हुआ दिखाई देना, पानी में रखे हुए नींबू का फूला हुआ दिखाई देना, पानी से भरे हुए टब का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन की मैं बात करूं तो विद्युत बल्ब। आर्गन किसमें भरी जाती है? तो आर्गन विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस आर्गन है। हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन ये दोनों किस में भरी जाती है? वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासर्वीय तरंगे किसमें प्रयुक्त होती है? परासर्वीय तरंगे जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिनकी आवृत्ति होती है वो परासर्वीय तरंग कहलाती है। परासर्वीय तरंगों का उपयोग भूकंप में अवसर्वे, भूकंप में कैसी तरंगे?
भूकंप में अपसर्वे तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सुनार है, चमगादड़ है। सुनार एक वायुयानों के आगे लगाया जाता है समुद्र में, जो यंत्र जिसका नाम सुनार है। सुनार, चमगादड़ कौन सी तरंगों का प्रयोग करती है? तो प्रसर्वे तरंगों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, इनमें से कोई नहीं। तो अयस्क के संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एल्यूमिनियम का एक बड़ा ही फेमस अयस्क है जिसका नाम है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का बड़ा प्रसिद्ध अयस्क है। और डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम, प्लेटिनम, यूरेनियम या हाइड्रोजन? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम की मैं बात करूं तो यूरेनियम 235, यूरेनियम का एक अयस्क है यूरेनियम 235, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। चलिएगा मैथ के क्वेश्चन अपन करते हैं। तो अपना कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि हो जाएगी? यानी क्या कहना चाहता है कि मानो, यानी ब्याज धनराशि मानो अपन ने 100% यानी कोई मूलधन यदि अपन ने 100 रुपए उधार दिया तो मूलधन सहित ब्याज यानी 40% उसके धन में वृद्धि हो जाएगी। यानी कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। यानी ब्याज कितना बनेगा? 40। तो समय कितना लगेगा? तो मूलधन माना 100, मूलधन इंटू समय t इंटू दर 5/100 और ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? ब्याज 40% यानी 100 रुपए के ऊपर 40 रुपए प्राप्त हो रहा है। 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। t बराबर 40/5 यानी बराबर 8 वर्ष। कितना? बराबर 8 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा, एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? यानी एक ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है? 360 किलोमीटर प्रति घंटा। 360 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, यानी एक घंटे में 360 जा रही है और क्वेश्चन पूछ रहा है 60 मिनट। तो 60 मिनट और 60 मिनट कितने घंटे के अंदर होता है? 1 घंटा। यानी 1 घंटा और 60 मिनट एक ही बात है। 1 घंटे में 360 किलोमीटर जारी है तो 60 मिनट में भी कितनी जाएगी? 360 किलोमीटर ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18% को हल कीजिए। यानी देखिए 18% परसेंटेज का निशान हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कैंसिल करोगे 2 से तो 9/50, 9/50 यानी 9:50 क्या आ जाएगा? 9:50 आ जाएगा। एक अष्टभुज के विकिरणों की संख्या ज्ञात करो। एक अष्टभुज के विकिरणों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए किसी भी बहुभुज में, यानी अष्टभुज दे रखा है, यदि किसी भी बहुभुज के अंदर विकिरण ज्ञात करने हो, देखिए किसी भी बहुभुज में विकिरण ज्ञात करने हैं तो विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है, विकिरणों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है n-3/2। n का अर्थ यहाँ है भुजाओं की संख्या। n का अर्थ क्या है? भुजाओं की संख्या। n का अर्थ है भुजाओं की संख्या। तो अष्टभुज है, भुजाओं की संख्या कितनी? 8। तो 8 इंटू 8 माइनस 3/2 यानी 8 इंटू 8 में से 3 गया 5/2, 2 से कैंसिल किया तो 4, 4 इंटू 5 किया तो कितना आ गया? 20। यानी एक अष्टभुज में विकिरणों की संख्या कितनी होगी? एक अष्टभुज में विकिरणों की संख्या 20 होगी। कितनी होगी? 20 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 330 सेंटीमीटर लंबी छड़ के 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे? यानी कुल लंबाई कितनी है?
330 और एक टुकड़े की लंबाई कितनी है 13.2 सेंटीमीटर। तो 330 के अंदर किसका भाग दीजिएगा 13.2 सेंटीमीटर का, पॉइंट हटाया ऊपर क्या आ गया, ऊपर 0 आ गया, यानी 3300 बट्टा 132। तो 11 से कैंसिल करोगे 11 तिया 33 यानी 300, 11 का भाग 13 में दोगे तो एक बार 2 शेष यानी 300 बट्टे 12, 12 का भाग दोगे तो 12 का 12, 12 दो कितने आ गए 24, शेष बचे 6 0 12.60 यानी कितनी बार जाएगा 300 में 12 का भाग 25 बार, यानी 330 सेंटीमीटर की एक छड़ 13.2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में 25 टुकड़े होंगे। कितने होंगे 25 टुकड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार को 50 दिन में बनाते हैं तो कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में कर सकेंगे। तो देखिए यानी मैन इनटू डे यानी 40 आदमी 50 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं तो 40 दिन में कितने आदमी माना x आदमी उसी काम को यानी उसी 100 मीटर दीवार को बना पाएंगे। तो 100 से 100 क्या हो गए कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, यानी x का मान कितना आ गया 50। यानी पहले 40 आदमी 50 दिन में बना रहे थे तो अब 40 दिन में कितने आदमी बना देंगे 50 आदमी। कितने आदमी बना देंगे 50 आदमी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 63 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम इसका 27, 63 और 72 का एलसीएम करोगे तो दीजिएगा 2 का भाग दिया 27 में गया, 2 का भाग जाता नहीं 27 के 27, 63 के 63 और 72 में 36, फिर 2 का दिया 27 के 27, 63 के 63 और 18, फिर 2 का दिया 27 के 27, 63 के 63 और 9, फिर 3 का दिया 9, 21 और 3, फिर 3 का दिया 3, 7 और 1, फिर 3 का दिया 1, 7 और 1, और फिर 7 का दिया 1, 1 और 1। इन सभी को गुणा कर दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 कर दीजिएगा गुणा, क्या आता है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दू 8, 8 3 24 और 24 तिया 72 और इधर करोगे तो 7 3 21, 7 3 21 यानी 72 इंटू 21 कर दीजिएगा। 72 इंटू 21 करोगे तो ये 72 के 72 इंटू ये 4 और 7 14 144, 2 7 और 4 कितने हो गए 11, 4 ने 1 5 यानी 1512। कितना आ गया 1512, 1512। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1512। चलिएगा अधिक कोण हमेशा के बीच होना चाहिए, यानी अधिक कोण कितना होता है। तो कोण डिग्री के आधार पे यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल आप सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक होता है न्यून कोण, एक होता है चम कोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है सरल कोण, सरल या जिसका दूसरा नाम है ऋजु कोण, सरल कोण या फिर इसको क्या बोलते हैं ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण। एक होता है वर्ध कोण, क्या होता है वर्ध कोण, और एक होता है पूर्ण कोण। यह है डिग्री के आधार पे कोणों के प्रकार। न्यून कोण कितने का होता है 90 डिग्री से कम, 90 से कम जो होता है वो न्यून कोण है। चम कोण 90 डिग्री का कोण चम कोण, अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम, ऋजु कोण 180 डिग्री, वर्ध कोण 180 से अधिक और 360 से कम, और पूर्ण कोण 360 डिग्री। कोई भी पूछे बेधड़ाम छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से छाप सकते हो। तो देखिए अधिक कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, अधिक कोण 90 से ज्यादा तथा 180 से कम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी 3 से विभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 का भाग किस में जाता है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग यानी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। इनको जोड़िए, अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी जाएगा। जैसे 2 5 7, 7 4 11, 11 और 3,
11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 ने 1 17, 17 में 3 का नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। 3 ने 1 4, 6, 6 ने 5 11, 11 ने 4 15, 15 और 7 22, 22 में नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। इधर देखिए 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 3 6, 6 ने 5 11, 11 और 9 20, 20 और 26 नहीं जाएगा। इधर देखिए 6 3 9, 9 और 5, 9 और 5 कितने हो गए 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23 और 23 और 7 30, तो इसके अंदर जाएगा 30 में जाता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 है तथा इसके विकीर्ण की लंबाई 5:5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो बड़ा लीजेंड बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये है अपना क्वेश्चन। अब देखिए यानी इसने दे क्या रखा है, एक तो इसने दे रखा है लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दे रखा है 19 सेंटीमीटर, और एक इसने दे रखा है विकिरण की लंबाई। किसकी लंबाई दे रखी है, विकिरण की लंबाई दे रखी है 5√5। तो घनाभ की विकिरण का सूत्र क्या होता है, घनाभ की विकिरण का सूत्र होता है, अब देखिए पहले अपने निकालना क्या है उससे अपन पता करते हैं। अपन को निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को क्या करना है, याद करना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अब अपन को ये पद निकालना है और इन पदों की खाना पूर्ति करते हुए अब देखिए विकिरण की मैं बात करूं, किसकी, विकिरण की। यदि विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का विकिरण होता है अंडरवुड लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और विकिरण दे रखा है 5√5। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, 5√5 का वर्ग किया तो कितना आ गया 125। कितना आ गया 125। अब देखिए ये तो अपने पास आ गया है। अब देखिए यदि मैं इसका पूरा होल स्क्वायर मानूं, ये अपने पास मानो आ गया, ये इस पूरे का मैं होल स्क्वायर करूं, किसका, इस पूरे का मैं होल स्क्वायर करूं इसका, तो यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। तो जब इधर एक पक्ष का होल स्क्वायर किया तो इधर 19 का भी क्या हो गया होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 19 का स्क्वायर होगा 361। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान है 125, यानी इन तीनों की जगह क्या रख दिया 125 बराबर प्लस, अब 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर है 361। अब ये चरपद को इधर ले आएंगे तो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए घटाइएगा, 11 में से 5 गया तो शेष बचा 6, 5 में से 2 गया तो शेष बचा 3, और 3 में से 1 गया तो शेष बचा 2, यानी 236 वर्ग सेमी। ये देखिए फॉर्मूला किसका है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना आ गया 236 वर्ग सेमी। बड़ा शानदार और बड़ा गजब क्वेश्चन है, एक बार पुनः आप देख लीजिएगा और हो सके तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है आपके सामने इस प्रकार, यानी अपन को जो दे रखा है वो, फिर अपन को इस पद का निकालने के लिए जब इसका अपन ने जब होल स्क्वायर किया तो अपने सामने ये पद भी आ गया और ये पद भी आ गया, तो इस पद का मान रख दिया, ये पद अपने आप मान रख दिया और सामने इसका मान दे रखा था, तो पीछे जो बचा वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र का मान ही बचा, तो वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल बन गया। यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 23% का मान कितना दे रखा है, संख्या के 23% का मान दे रखा है 46। तो संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत, संख्या अपने आप में 100%। तो 46/23 इंटू 100, 23 से 46 दो बार कैंसिल हो गया तो संख्या कितनी आ गई, संख्या 200 आ गई। संख्या कितनी आ गई, वो संख्या 200 आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 है, विक्रय मूल्य 900 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी क्रय मूल्य दे रखा है कितना, क्रय मूल्य 750 और विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, विक्रय मूल्य दे रखा है 900। 750 में खरीद कर 900 में बेचा जा रहा है, 150 रुपए का लाभ, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू क्या आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल, 15 5 75, 5 का भाग 20, 100 में 20 बार। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, 18:300, 18:300 समानुपात अज्ञात राशि को मैंने x मान लिया, अनुपात 30। सीधा सा फॉर्मूला है बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। यानी 300 इंटू एक्स बराबर 18 इंटू 30। एक्स का मान निकालना है तो 18 इंटू 30 बटे 300 बटे 300। 30 का भाग 300 में 10 बार, 10 का भाग 18 में दोगे तो 1.8 क्या आ जाएगा, 1.8 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 10% और 20% की एकल छूट क्या होगी। 10% और 20% की एकल छूट क्या होगी। तो माना 100 रुपए की वस्तु पर 10% की छूट दे रहा, यानी 90, 20% की छूट दे रहा यानी 80 में बेच रहा है। 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 9 कितने हो गए 72। 100 रुपए की वस्तु 72 रुपए में बेची जा रही है, 100 माइनस 72 बराबर कितना आ गया 28%। यानी छूट कितना प्रतिशत की दी जा रही है, तो छूट 28% की दी जा रही है। कितने परसेंटेज की, 28। चलिएगा ये थे आपके सामने मैथ और साइंस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आगे आपको सर करवाएंगे। हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बहुत महज कम दिन बचे हैं आर्मी भर्ती लिखित ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर। 22 अप्रैल को करीबन सबका पेपर चालू हो जाएगा और 1-2 दिन में एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएंगे। चलो उसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक पद इनमें से गलत है। अब श्रेणी क्रम का क्वेश्चन मैं हमेशा बताता हूँ, संख्या से संबंधित भी आपके सामने लेगा। अरे ये श्रेणी का क्वेश्चन, संख्या दे रखी है 1 2 5 10 17 19 29, लेकिन फर्स्ट क्रम से सेकंड क्रम को देखें तो 1 का गैप। कितने का, 1 का गैप। सेकंड क्रम को थर्ड क्रम से देखें तो 2 का गैप। कितने का, 2 का नहीं 3 का गैप। कितने का, 3 का गैप। फर्स्ट क्रम में 1 का गैप और सेकंड क्रम में 3 का गैप। अगले क्रम में देखा जाए तो सीधा 5 का। क्या हो रहा है कि जितनी शुरुआती अभाज्य संख्या है उसका लगातार क्रम आ रहा है, जिसमें संख्या स्वयं के अलावा और अन्य किसी का भाग नहीं जाता है। 1 3 5। आगे देखते हैं कि इनमें 7 का गैप आता नहीं आता है। सीधी सी बात है, 7 का गैप दिख रहा है। 17 में से 10 माइनस करोगे 7 का गैप दिख रहा है। लेकिन 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 11। ठीक है, 1 और 1 के अलावा स्वयं का ही भाग जाता है। अब यदि 17 के बाद प्लस 11 होते तो 28 होता, लेकिन यहाँ रखें
29। अब इसमें दे रखा है एक पद गलत है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगला है कि सही क्रम लगाओ, घर, गली, कमरा, कस्बा और जिला। सीधी सी बात है, सही क्रम में सबसे पहले एक कमरे में अपन बैठे हैं, ठीक है, किसमें? कमरे में। अब कमरे का क्रम कितने पे है? 3 पे, ठीक। कमरे के बाद कमरा किस में है? घर के अंदर है, एक पे है। अब घर किसके अंदर है? एक गली के अंदर है। किसके अंदर है? गली के अंदर। और गली कहाँ है? एक कस्बे के अंदर। कस्बा 4 पे आ रखा है। और कस्बा कहाँ है? एक जिले के, ठीक है, 5। अब जिस क्रम में 31, 24, 5 दिख रहा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 31, 24, 5 इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी सांकेतिक भाषा में CHAIR को कोड में 39 हो तो उसी सांकेतिक भाषा में FANIHER को कोड में क्या लिखा होगा? सीधी सी बात है, पहले क्रम को देख लेते हैं। CHAIR, C कितने पे? 3 पे, H 8 पे, मैंने बताया था मोड 8 बन रहा है, 8 पे, A 1 पे, I 9 पे और R 18 पे। इन सब का प्लस करो, देखें बिल्कुल इन सभी का योग 39 हो रहा है, ठीक है। वैसे के वैसे P का कितना? 16 पे, A 1 पे, N का क्रम 14 पे, I का क्रम 9 पे और H का क्रम 8 पे और E का क्रम 5 पे और R का क्रम 18 पे। अब इनको जोड़ो, देखे इनको जोड़ोगे तब कितना आएगा? सीधी सी बात है, 20, 40, 40 और 60, 60 और 71। जिस ऑप्शन में 71 राइट है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से 15वां है और अंत से 11वां है। किसी भी पंक्ति का क्रम आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, बाएं से दाएं से देखा जाए तो किसी एक व्यक्ति का दिया जाए तो क्योंकि वो अंत से और आगे से उसका क्रम एक ही रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप चाहे बाया प्लस दाया -1 कर दो, ठीक है। चाहे वो ऊपर से नीचे से दे रखे, सही अंत से प्रारंभ से अंत तक दे सके। यदि एक व्यक्ति का पूछे तो आप इसमें प्रारंभ से 15वें स्थान पे हैं और अंत से 11वें स्थान पे है। कितने हो गए? 26 और 26 -1 करो 25। जिस ऑप्शन में 25 राइट दिख रहा है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ठीक है। अब आपके सामने अगला वापस वो का वो श्रेणी का क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? पहला 1 का वर्ग 1, ठीक। दूसरा 3 का वर्ग 9 बैठा, ठीक है। 3 के बाद जितनी अभाज्य संख्या 1, 3, 5, 5 का वर्ग 25 बैठा। 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी? 7, 7 का वर्ग 49। लेकिन आगे यदि क्रम सेम बैठ रहा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। 7 के बाद अभाज्य संख्या 9, 9 का वर्ग 81 और 9 के बाद अभाज्य संख्या 11, 11 वर्ग 121। इसका मतलब इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये थे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके सामने और आर्मी की तैयारी करने वाले बंदों के लिए बहुत मायनेमंद रहता है। इस मेरिट के लिए आप किसी भी सूरत में रीजनिंग के वो 5 क्वेश्चन गलत न करें, आराम से करें। थोड़ा दिमाग लगा के करोगे तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो अपनी तैयारी में।
और मस्त रहो, सफ़र तय करते रहो।